नमस्कार। जैसा हम आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने नई कृषि नीति लागू की है, तो यह जो नई कृषि नीति है इसके क्या फ़ायदे हैं और सरकार को क्यों ज़रूरत पड़ी इस तरह की नई कृषि नीति लाने के लिए, इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर और कृषि अर्थशास्त्री प्रोफेसर राकेश सिंह। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर साहब, अभी जो भारत सरकार ने नई कृषि नीति लागू की है, इसके अंतर्गत जो 3 खास करके अब तो अधिनियम हो गया, इसकी क्या विशेषता है, किस तरह से किसानों के लिए जो है फायदेमंद है? अभी भारत सरकार ने जो 3 बिल पास किया है किसानों से संबंधित, जो कि अब अधिनियम बन चुके हैं, ऐसा ये पहली बार हुआ कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि बहुत दिनों से सरकार राज्य सरकारों से ये अनुरोध कर रही थी कि ये सब बदलाव ले आए जाएं। पहले मैं उन 3 बिल के बारे में जिक्र कर दूं, जिसमें एक बिल है जो डायरेक्ट ट्रेडिंग, सीधा व्यापार को से संबंधित है, खरीदारी, सीधे किसानों से खरीदारी की। सीधे किसानों से खरीदारी। दूसरा जो है वो फार्मर्स एम्पावरमेंट, यानी किसानों के सशक्तिकरण से संबंधित है, जो कि पहले से ही मूल्य फिक्स हो जाए, जो कि जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में भी जानते हैं। और तीसरा आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिवर्तन हुआ है। ये 3 अधिनियम बनाए गए हैं। ये देखा जा रहा था कि चूँकि कृषि उत्पाद एक विशेष क्षेत्र में पैदा होते हैं और पूरे देश में उसकी ज़रूरत पड़ती है, और किसानों की अब प्रमुख समस्या एक यही रह गई थी कि उसको उसके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसीलिए ये तीनों बिल पास किए गए, जिससे कि मार्केट में, बाज़ार में प्रतिस्पर्धा बढ़े, खरीदार बढ़ें और किसान को उसके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। डॉक्टर, जैसे भी आपने बात की कि जो डायरेक्ट ट्रेडिंग की जो पहला अधिनियम बना था कि किसानों से सीधे खरीदारी किया जाए, इसमें बहुत सारे छोटे किसान भी हैं, बड़े किसान भी आते हैं जी। तो मतलब छोटे किसान क्या इसमें प्रभावित हो सकते हैं कि केवल बड़े किसान को ही फ़ायदा मिलेगा? देखिए, भारतवर्ष में 86%, 14 करोड़ जो हमारी किसानों की संख्या है, किसान हाउस होल्ड, फार्मर्स हाउस होल्डिंग है, उसमें 86% तो स्मॉल और मार्जिनल हैं। उनके पास जो विपणन अतिरेक होता है, बाजार में बेचने योग्य जो सरप्लस होता है, वो बहुत कम होता है। इसीलिए इधर कई वर्षों से सरकार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषक उत्पादक संगठन पे जोर दे रही है। और इस बार के बजट में भी सरकार का टारगेट था कि 10,000 FPOs बनाएंगे। ये और कुछ नहीं है, ये है कि जो भी छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, ये मिल करके एक संगठन बना लें, चाहे जिस रूप में संगठन बनाएं, चाहे वो कोऑपरेटिव के रूप में बनाएं, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बनाएं, चाहे वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में बनाएं। तो जब बना लेते हैं तो उससे क्या है कि सबका सरप्लस मिल करके बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में हो जाता है, और बड़ी मात्रा में हो जाता है तब बेचने में उसको मूल्य अधिक मिलता है। तो साथ ही साथ सरकार इसको प्रमोट कर रही है कि FPOs, किसान FPO के माध्यम से अपने को संगठित करें, और कोई भी प्रोसेसर हो, एक्सपोर्टर हो, जो बल्क परचेजर है, वो डायरेक्ट किसान से सामान खरीद सकता है। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग APMC एक्ट था, वो ये कहता था कि कोई बल्क परचेजर डायरेक्ट किसान से सामान नहीं खरीद सकता, उसको मंडी में जाना होगा, और मंडी में जो कमीशन एजेंट हैं उनके थ्रू ही खरीदना होगा। डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने मंडी की बात की, और किसानों में भ्रम है कि मंडियाँ जो है ख़त्म हो जाएंगी, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई इससे कम पर किसानों को जो है कोई खरीदारी नहीं कर सकता है, तो आज भी किसान लेकर के जो है बड़े सशंकित हैं। तो क्या ये रहेगा या ख़त्म हो जाएगा? ये शंका तो मुझे बिल्कुल निराधार लग रही है, क्योंकि जो मंडियां हैं वो ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि एक तो विकल्प दिया जा रहा है कि आपको सरकारी मंडी के अलावा आपको प्राइवेट भी खरीद सकते हैं, खरीदार मिल जाएंगे। स्वाभाविक है कि जब खरीदार बढ़ते हैं तो दाम अच्छा मिलता है। जहाँ तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भ्रम है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म हो जाएगी, भारत एक ऐसा देश है जहाँ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू है, और उसके तहत इस समय भी कोविड में 80 करोड़ जनता को अनाज यानी गेहूं और चावल दिया जा रहा है। सरकार इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जब फूड ग्रेन पहुंचाएगी फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, तो उसको खरीदना है।
तो वो इसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदती है। और वैसे भी देखा जाए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावी रूप से गेहूं और चावल में ही काम करता है। और ये भी मतलब मैंने कहीं पढ़ा है कि केवल 6% ही जो है गवर्नमेंट खरीदारी कर पाती है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, 6% नहीं खरीदारी कर पाती है। जैसे पिछला आंकड़ा देखें, ऑन एन एवरेज आप देखें तो 100 मिलियन टन गेहूं का भी उत्पादन है, 100 मिलियन टन से ज़्यादा चावल का भी उत्पादन है। तो 33 मिलियन टन गेहूं की खरीदारी गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि जितना उत्पादन है वो सभी बाजार में तो आएगा नहीं, वो तो होम कंजम्पशन के लिए भी रह जाता है। तो यदि इस आंकड़े को देखें तो इसका मतलब कि 30% से ज़्यादा टोटल प्रोडक्शन का 30% से ज़्यादा सरकार अपने FCI गोडाउन में खरीदती है। आज के डेट में भी जो हमारे पास फूड ग्रेन का जो वो है FCI के गोडाउन में जो स्टॉक है वो 53 मिलियन टन से ज़्यादा है। और इसको इसीलिए रखा जाता है कि जब प्राइसेस बढ़ने लगे, फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं युद्ध छिड़ जाए तो उसके लिए बफर स्टॉक के रूप में वो काम करता है। तो सरकार उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदती रहेगी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा था कि एक विधेयक जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसमें भी परिवर्तन इन्होंने किया है जी। तो जो भी अनाज है, आलू है, इस तरह की जो वस्तुएं हैं आवश्यक, उसको मतलब अब बना दिए हैं कानून कि अब आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत नहीं रहेगा। तो उधर एक तरफ उपभोक्ता भी हैं, एक तरफ किसान भी हैं, तो क्या उपभोक्ता को भी फायदा मिलेगा? देखिए, एसेंशियल जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिवर्तन किया गया उसके पीछे सोच ये थी कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में लॉजिस्टिक्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सरकार हमेशा स्टॉक लिमिट घोषित कर देती है कि आप इससे ज़्यादा आलू नहीं रख सकते अपने गोडाउन में। और ये भी देखा गया कि बाद में चल के कि किसानों का ट्रेडर से एक नेक्सस तैयार हो गया। ट्रेडर कहता था कि किसान के घर पे ही हम आप ही के यहाँ स्टोर कर देंगे जिससे कि हम नहीं फंसेंगे, लेकिन स्टोरेज पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था। तो जो रिसर्च स्टडीज़ थी वो भी ये उससे भी पता चला कि यदि हम इस आवश्यक वस्तु अधिनियम में शिथिलता बरत दें तो प्राइवेट सेक्टर स्टोरेज, वेयर हाउसेज इसमें खर्च करेगा, जिससे कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं वो कम हो जाएंगे और जो प्राइस फ्लैक्चुएशन है वो भी कम हो जाएगा। इस उद्देश्य से इसमें परिवर्तन किया गया। मतलब इससे जो उपभोक्ता है उनको बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनको प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसीलिए इसमें सरकार ने एक क्लॉज रखा है कि सरकार जब चाहे यदि प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उसमें हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि ये आने के बाद ये हो सकता है कि होर्डिंग बढ़ जाए और प्राइसेस में बढ़ोतरी होने लगे। मतलब तो ये गवर्नमेंट के पास रहेगा, गवर्नमेंट मतलब के पास अगर रहेगा। प्राइस बढ़ रहा है तो उसको चेक कर सकता है। डॉक्टर साहब, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे चलते चलते कि जो नई कृषि नीति है ये वास्तव में हमारे किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा? ये 80 साल बाद मार्केट में रिफॉर्म किया जा रहा है और निश्चित रूप से इससे खरीदारों की संख्या बढ़ेगी। जब खरीदारों की संख्या बढ़ेगी तो किसान को निश्चित रूप से उसके उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा। और इसकी बहुत दिन से मांग चल रही थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि किसान इससे लाभान्वित होंगे और उपभोक्ता भी लाभान्वित होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और नई कृषि नीति से संबंधित हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। निश्चित ही जो भी हमारे किसान भाई इस कार्यक्रम को देखेंगे उनको इस तरह की जो भ्रम है, शंकाएं हैं वो दूर होंगी। और स्टूडियो में आने के लिए और बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।